नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI भारतीय सोशल मीडिया का ओजी। 15 अगस्त 1947 इस दिन भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्त की। लेकिन इसी हर्ष के साथ एक दुखद अध्याय भी जुड़ा था और वो था भारत का बंटवारा। आजादी के इस महान दिवस पर भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्रों के रूप में अस्तित्व में आए। इस विभाजन ने न केवल भूगोल को बदल दिया बल्कि लाखों लोगों के जीवनों को भी प्रभावित किया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत 500 से अधिक छोटे और बड़े प्रांतों में विभाजित था। ये प्रांत विभिन्न राजाओं और नवाबों द्वारा शासित थे। कुछ प्रांत ऐसे भी थे जो नए बने भारत या पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते थे। इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने इन प्रांतों के राजाओं के साथ संवाद स्थापित किया और उन्हें भारतीय संघ में विलय के लिए सहमत किया। यह प्रक्रिया सरल नहीं थी, लेकिन भारतीय नेतृत्व के दृढ़ संकल्प और कूटनीति के माध्यम से लगभग सभी प्रांतों ने भारतीय संघ में विलय की सहमति दी। इस प्रकार भारत ने अपने बिखरे हुए हिस्सों को एकजुट करने का काम प्रारंभ किया, जो एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। भारत के विभाजन के समय कुछ प्रांतों का विलय विशेष चुनौतियों के साथ जुड़ा था। इनमें से जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और त्रावणकोर प्रमुख थे। जम्मू कश्मीर का मामला अन्य प्रांतों से भिन्न था। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम थी, जबकि शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। इस विरोधाभासी स्थिति ने राज्य के भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी। महाराजा हरि सिंह शुरुआत से जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखने के निर्णय के पक्षधर थे। जूनागढ़ और हैदराबाद के शासकों ने भारत के साथ विलय के लिए मना कर दिया। इन प्रांतों में विलय की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए भारत सरकार को विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक और सैन्य हस्तक्षेपों का सहारा लेना पड़ा। विभाजन के समय पाकिस्तान की कुदृष्टि कश्मीर पर थी, जिसे वह अपने अधिकार में लेने की आकांक्षा रखता था। कश्मीर की स्थिति उसकी भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक महत्व के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण थी। स्वतंत्रता के पश्चात कुछ ही महीनों के बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से हजारों कबायली लड़ाके कश्मीर में घुस आए। ये कबायली लड़ाके सैकड़ों ट्रकों में भर भर कर आए थे और उनका मुख्य उद्देश्य कश्मीर को बलपूर्वक पाकिस्तान में मिलाना था। इस आक्रमण ने कश्मीर की स्थिति को और भी विस्फोटक बना दिया। कबायलियों के इस आक्रमण ने महाराजा हरि सिंह के सामने एक आपात स्थिति पैदा कर दी। कश्मीर के अपने छोटे से सशस्त्र बल के साथ इस आक्रमण का सामना कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। इस विषम परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी, जिसके लिए भारतीय सरकार ने कश्मीर के साथ एक अस्थायी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की मांग रखी। कबायली आक्रमणकारियों को पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना का संपूर्ण समर्थन प्राप्त था, जिससे उनके आक्रमण को और अधिक बल मिला। इस संकट के गहराते ही 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के विधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अगले ही दिन भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई। धीरे धीरे भारतीय सेना पाकिस्तानी कबायलियों को बलपूर्वक पीछे धकेलने लगी। ये वो समय था जब परिस्थिति अलग थी। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज थे। तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की तरफ से भी भारत पर दबाव था। माउंटबेटन की सलाह पर और वल्लभ भाई पटेल के लाख मना करने पर भी जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध जीतने के बाद भी सीज फायर की घोषणा कर दी और इस विषय को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। 1948 में कश्मीर विषय जब संयुक्त राष्ट्र में गया, तब उस साल इस पर 4 प्रस्ताव आए। सबसे पहले आया प्रस्ताव नंबर 38। इस प्रस्ताव में दोनों पक्षों से स्थिति सामान्य बनाने की अपील की गई। यह भी कहा गया कि सुरक्षा परिषद के सदस्य दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर सीधी वार्ता कराएं। फिर 20 जनवरी 1948 को प्रस्ताव नंबर 39 आया। इसमें तय हुआ कि समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी। इसमें एक सदस्य भारत और पाकिस्तान से होगा और ये दोनों ही मिलकर तीसरा सदस्य चुनेंगे। 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव नंबर 47 पास हुआ। इसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनी, लेकिन मांग तय हुई कि कश्मीर से पाकिस्तानी कबायली वापस जाएंगे। आखिर में 3 जून 1948 को प्रस्ताव नंबर 51 पास किया गया
और इसमें तय किया गया कि यूनाइटेड नेशन कमीशन इंडिया पाकिस्तान को दोनों देशों में भेजा जाएगा। दिसंबर 1948 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें जनमत संग्रह और सीज फायर की बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र में जब तक यह सब हो रहा था तब तक पाकिस्तानियों ने कश्मीर के एक बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया, परंतु साथ ही साथ यह भी तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर था उतना ही भारत के पास रहेगा और जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो उसके पास चला जाएगा और इसी हिस्से को पीओके कहा जाता है। सीज फायर होने पर भी पाकिस्तान की सेना पीओके से हटी नहीं थी, इसलिए भारत ने जनमत संग्रह करवाने से साफ मना कर दिया और तब से ही कश्मीर का वह भाग पाकिस्तान के नियंत्रण में है। इस तरह जम्मू कश्मीर की समस्या न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन का एक प्रमुख परिणाम बनी, बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की एक जटिल और संवेदनशील विशेषता के रूप में भी स्थापित हुई। मार्च 1948 में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और उनके 3 सहयोगियों ने भारतीय संविधान सभा में भाग लिया और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति पर चर्चा की, जिसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 370 को अपनाया गया। यह विवादास्पद प्रावधान शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में तैयार किया गया था, जिसने राज्य को भारतीय संघ में एक विशेष दर्जा प्रदान किया। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में एक विशेष स्थान प्राप्त था, जिसके कारण इस राज्य के निवासियों को कई विशेषाधिकार मिलते थे। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता, अपना एक अलग ध्वज और कई अन्य सुविधाएं प्राप्त थी। इसके अलावा आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 का प्रयोग इस राज्य में नहीं किया जा सकता था, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति शासन या आर्थिक आपातकाल को लागू करना संभव नहीं था। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं था और बाहरी व्यक्ति यहां भूमि या संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। इसके अलावा राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था, जो भारत के अन्य राज्यों के विधानसभा के कार्यकाल से अधिक था। धारा 370 के चलते भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में सीमित क्षेत्रों में ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी इस राज्य में सीधे मान्य नहीं होता था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की महिलाओं के विवाह संबंधी नियम भी विशेष थे। अगर कोई महिला भारत के अन्य राज्य के पुरुष से विवाह करती तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती थी, जबकि पाकिस्तानी व्यक्ति से विवाह करने पर उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। इसके अलावा कश्मीर में शरीयत कानून भी लागू होता था और पंचायतों को उनके अधिकार पूरी तरह से प्राप्त नहीं थे। धारा 370 की वजह से पाकिस्तान से आए लोगों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। इसी द्विचारित्रिक विधि से क्षुब्ध हो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे का नारा दिया था। उनकी सोच ने जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रवादी आंदोलन को जन्म दिया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिसने राज्य में एक नई चेतना की लहर पैदा की। इस आंदोलन के समय प्रदर्शनकारियों को शेख अब्दुल्ला की सरकार के द्वारा अनेकानेक यातनाएं दी गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू जाने का निर्णय और उनका परमिट आवेदन रद्द होने पर भी उन्होंने और हजारों प्रदर्शनकारियों ने 11 मई 1953 को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने का साहसिक निर्णय उठाया। जम्मू में प्रवेश करते ही मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब होने पर भी उन्हें उचित चिकित्सा सहायता से वंचित रखा गया। उनकी मृत्यु 23 जून 1953 को कानूनी हिरासत में हुई, जिसने रहस्य और विवाद को जन्म दिया। डॉक्टर मुखर्जी के महाबलिदान ने भारतीयों में एक नई प्रेरणा और राष्ट्रवादी भावना को जगाया। उनकी स्मृति और उनके आदर्शों पर चलते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक परिवर्तन की नींव रखी और अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया और अनुच्छेद 35A को भी हटा दिया। इस निर्णय से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा
समाप्त हो गया। सरकार ने साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। इस निर्णय के बाद कश्मीर में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। सर्वप्रथम आतंकी हमलों और पत्थरबाजी के मामलों में एक निर्णायक गिरावट आई। इससे कश्मीर घाटी में शांति और सुरक्षा का वातावरण बना। विकास की गति में भी तीव्रता आई और कश्मीर के लोगों को बेहतर आधारभूत संरचना और सेवाएं मिलने लगी। कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल मिला, जिसने इस क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा। इसके अलावा कई प्रवासी कश्मीरी अपने घर वापस लौटे, जिन्होंने दशकों से घाटी में अपनी जड़ें खो दी थी। घाटी के बाहर से भी कई लोगों ने कश्मीर में जमीन और संपत्ति खरीदने में रुचि दिखाई, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिली। लद्दाख के वासियों को भी इस फैसले से विशेष सम्मान प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान और स्वायत्तता मिली। लद्दाख के लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया, क्योंकि इससे उनके लिए विकास और समृद्धि के नए अवसर खुले। अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के राजनैतिक नैरेटिव में एक गहन परिवर्तन देखने को मिला। पहले जहां पाकिस्तान खुलकर पूरे कश्मीर पर कब्जा करने की बात करता था, 2019 में धारा 370 के हटने के पश्चात चर्चा का विषय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात POK को भारत में सम्मिलित करने की ओर मुड़ गया। इस परिवर्तन ने न केवल भारत की आंतरिक नीति बल्कि उसकी विदेश नीति में भी एक नई दिशा प्रदान की। संसद में जिस दिन अनुच्छेद 370 को हटाने की चर्चा हो रही थी, उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर POK को वापस लेने की बात कही। उनके इस बयान ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई बहस को जन्म दिया। शाह का यह कहना कि POK के लिए हम जान भी दे देंगे ने भारत के निश्चित और दृढ़ संकल्प को प्रकट किया। आजादी के बाद से पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर के प्रति पाकिस्तान का रवैया निराशाजनक रहा है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र के विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया, बल्कि वहां के निवासियों को और विपन्नता की स्थिति में धकेल दिया है। इसके विपरीत भारत के हिस्से वाले कश्मीर में विकास के प्रयास निरंतर जारी हैं, जिससे वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं और बेहतर जीवन स्तर का लाभ मिल रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो पाकिस्तान के IMF से प्राप्त $3 बिलियन के बेल आउट पैकेज से कहीं अधिक है। यह बजट विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में लगाया जाएगा, जिससे कश्मीर की समृद्धि और विकास में तेजी आएगी। पाकिस्तान के आंतरिक राजनीतिक ढांचे में भी कई समस्याएं हैं। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से 3 के साथ उसके संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे। पंजाब प्रांत के वर्चस्व वाली पाकिस्तानी राजनीति और सेना ने अन्य प्रांतों के विकास, अस्मिता और सम्मान की अनदेखी की है, जिससे वहां निरंतर आंदोलन होते रहते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान और सिंध में लोगों ने भारत के साथ जुड़ने की मांग की है और प्रधानमंत्री मोदी के छायाचित्र के साथ भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बलूचिस्तान में भी समान आंदोलन देखने को मिले हैं, जो पाकिस्तान के दोगले रवैये और अपने लोगों के प्रति अन्याय के खिलाफ एक सशक्त प्रतिक्रिया है। गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन की लहर सी उमड़ी हुई है। स्थानीय नागरिक समय समय पर भारत के साथ गिलगित बाल्टिस्तान को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन की तीव्रता इतनी बढ़ गई है कि इसके कई वायरल वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में तो यहां तक मांग की गई थी कि कारगिल सड़क को पुनः खोला जाए और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले के साथ बाल्टिस्तान को दोबारा मिलाया जाए। इस तरह की मांगे न केवल पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार के प्रति असंतोष को दर्शाती है, बल्कि इस बात का भी संकेत देती है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भारत के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को पुनः स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान के 3 प्रांतों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण अब यह कयास लगाया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात POK को पुनः प्राप्त कर सकता है। यह धारणा इस बात पर आधारित है कि भारत सदैव से POK को अपना अंश, अपना अंग
मानता आया है और वहां की जनता के विरोध प्रदर्शनों से अब यह मजबूत संकेत मिल रहा है कि वे भी भारत के साथ जुड़ने को पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार की कश्मीर को लेकर अपनाई गई हालिया रणनीति और नीतियों को देखते हुए यह अनुमान लगाना कि 2024 के चुनावों के पश्चात पीओके को वापस भारत में जोड़ने की कार्यवाही तेज हो सकती है अव्यावहारिक नहीं है। प्रधानमंत्री ने संसद में यह स्पष्ट किया है कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े और महत्वपूर्ण निर्णयों का होगा। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत सरकार पीओके को भारत में सम्मिलित करने की दिशा में संभवतः महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। अब पीओके को भारत में पुनः जोड़ने के लिए 3 संभावित रास्ते हैं। पहला रास्ता है पीओके में जनमत संग्रह। यह विकल्प लोकतांत्रिक है और पीओके के निवासियों को स्वयं के भविष्य के बारे में निर्णय लेने की स्वायत्ता प्रदान करता है। परंतु यदि किसी को भारत, पाकिस्तान और भू राजनीति की तनिक भी समझ है तो वह जानता है कि यह रास्ता अव्यावहारिक है। दूसरा पाकिस्तान के साथ संधि का विकल्प है, जो कम से कम कागज पर तो सबसे व्यावहारिक और शांतिपूर्ण विकल्प है। इसमें दोनों देश बातचीत के माध्यम से एक संधि तक पहुंच सकते हैं जिससे पीओके का मुद्दा सुलझ सकता है। परंतु पाकिस्तान अगर इतना सीधा सच्चा होता तो इतने लंबे वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता होती। तो साम, दाम और भेद से भी बात न बने तो अंतिम रास्ता है दंड का, अर्थात पाकिस्तान से सीधा युद्ध। जब भी पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात आती है तो सामरिक विश्लेषक अनेक कठिनाइयां गिनाने लगते हैं, जैसे चीन पाकिस्तान की सहायता को आ जाएगा, अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा इत्यादि। परंतु ये 2024 है और हम तो 25, 26, 27 की बात कर रहे हैं। भारत एक सैन्य और आर्थिक महाशक्ति है। यह ठीक है कि अमेरिका खुलकर पहले के युद्धों में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और चीन का पाकिस्तान प्रेम तो जगत विख्यात है। परंतु हाल के राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो पीओके को एक लिमिटेड वॉर अर्थात लघु युद्ध के माध्यम से वापस लेना संभव है। अगर अमेरिका में ट्रंप पुनः राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका की तरफ से तो कम से कम भारत को कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रहे हैं और वे अमेरिका के बाकी राष्ट्रपतियों की तरह विश्व के फूफाजी बनने में विश्वास नहीं रखते। वहीं चीन की बात की जाए तो वह भारत पाकिस्तान के युद्ध से कोसों दूर रहेगा। चीन मुख्य रूप से एक व्यापारिक देश है और भारत से युद्ध करने के भयंकर, अति भयंकर आर्थिक परिणाम है। इसके अलावा चीन कोविड के बाद से ही आर्थिक तौर पर टूट चुका है। साथ ही साथ चीन का पाकिस्तान से मोह भंग होता जा रहा है। वस्तु स्थिति यह है कि पाकिस्तान में चीन की चल रही सीपेक परियोजना को पिछले कुछ समय से काफी विरोध देखने को मिल रहा है। चीन की यह परियोजना पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से होकर गुजरती है और यहां लोगों ने इस परियोजना को पूरी तरह से बाधित कर रखा है, जिस वजह से चीन का पाकिस्तान से मोहभंग हो रखा है। तो अंत में पुनः एक बार उन्हीं प्रश्नों पर आते हैं। क्या भारत पीओके को पुनः प्राप्त करना चाहता है? उत्तर है हाँ। क्या भारत पीओके को पुनः प्राप्त कर सकता है? उत्तर है हाँ। भारत पीओके को पुनः कैसे प्राप्त कर सकता है? उत्तर है सीधे युद्ध के माध्यम से। तो क्या भारत युद्ध करेगा? उत्तर है संभवतः। कोई भी देश प्रेम संवादों से महाशक्ति नहीं बनता। कुछ चीजें लाठी के दम पर ही मिलती है। भारत ने गांधी की अहिंसा तो करके देख लिया। अब सुभाष बाबू वाले शक्ति प्रदर्शन का समय है और सुभाष बाबू के सबसे बड़े प्रशंसक तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।